Welcome to HPM classes. Hope you all are doing well. We were discussing about the chapter number 14, natural resources, in which we have already studied about the patterns of wind and rain, and we have also seen how air pollution causes. Now from this video onwards we will see water, which is a wonder liquid. Water occupies a very large area of the earth's surface and is also found underground. So basically 70% of our earth surface is covered with water. ठीक है, फिर कुछ अमाउंट वाटर का हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. हमारे अर्थ के सरफेस पे मिलने वाला मैक्सिमम वाटर मिलता है सीज में और ओशंस में, और वो सलाइन मीन्स सॉल्टी होता है. देयर आर ओनली फ्यू फ्रेश वाटर सोर्सेज. वन इज़ इन फॉर्म ऑफ आइस कैप्स which is present in two poles, means south pole and north pole. Then fresh water is also available on snow covered mountains like Himalaya, and these mountains are the sources of many rivers and lakes. The underground water means the water which is present below the earth surface. जैसे हम नल, हैंड पंप या फिर पंप्स के थ्रू निकालते हैं पानी को, that is fresh water. Fresh water doesn't mean that you can drink that water directly. It simply means that water is not saline. Fresh word just एक term है जो non saline water को saline water से differentiate करता है. Okay. However, the availability of fresh water varies from place to place. अलग अलग जगहों पर इसकी availability मतलब मौजूदगी vary कर सकती है. कहीं पर ये ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है जैसे प्लेसेस नियर रिवर्स, लेक्स, और कहीं पर ये कम अवेलेबल है जैसे इन राजस्थान. राजस्थान फेसेस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कैर्सिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री. राजस्थान गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू नेबरिंग स्टेट्स. कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर समर्स में पानी की शॉर्टेज हो जाती है, जैसे हम हर साल समर्स में शिमला में सुनते हैं. ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज समर वाटर शॉर्टेज. रूरल एरियाज़ में वाटर सप्लाई सिस्टम प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होता. लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए बाय स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम एंड देयर एनर्जी. लेट्स सी एक्टिविटी 14.7. कई जगहों पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ कर रही है सो दैट फ्रेश वाटर कैन बी अवेलेबल टू एवरीवन, like by making dams or by constructing groundwater dams or dug wells or by constructing rain water harvesting tanks on the roof. But water क्यों ज़रूरी है? Water is actually a wonder drug and is very crucial for all the living beings, either plants or animals in one or other ways. All cellular processes takes place in a water medium. हमारे सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए वाटर चाहिए. हमने टिश्यूज़ चैप्टर में पढ़ा था that all cells have an extracellular space around them which is filled with extracellular matrix. वो भी लिक्विड मीडियम है जो वाटर बेस्ड है. ठीक है, तो सारे रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं और जो रिएक्शन सेल में होते हैं वो सब पानी की प्रेजेंस में ही होते हैं बाय डिज़ोल्विंग इन वाटर. वो सब वाटर में डिज़ोल्व सब्सटेंसेस के बीच में ही होते हैं. सारे सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन विच वी इनहेल और द न्यूट्रिएंट्स विच वी टेक फ्रॉम आवर फूड वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और बॉडी में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. और ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वाटर इन सब्सटेंसेस के साथ ब्लड में डिज़ोल्व होता है. तो मतलब ब्लड को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी वाटर चाहिए, राइट. तो हमारी बॉडी में ये सब फंक्शन परफॉर्म हो सकें, वाटर का लेवल बॉडी में मेंटेन रह सके, उसके लिए ढेर सारा पानी पीना पड़ेगा, तभी हम जिंदा रह पाएंगे. एंड इट्स अ फैक्ट दैट यू नीड टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 glasses ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे, even in winters when we don't feel like having much water, but our body needs it in the same amount. Now here just pause the video and go to have some water. Terrestrial life forms मतलब those plants or animals who live on land require fresh water for all the processes which we have discussed right now. क्योंकि terrestrial animals की body ज़्यादा saline water में present salt को properly excrete out नहीं कर पाती और body के सारे functions disturb हो जाते हैं. सबसे पहले तो किडनीज़ ही फेल हो जाती हैं अगर वाटर की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो, मतलब अगर वाटर बहुत ज़्यादा सलाइन हो.
Thus, drinkable water sources need to be easily accessible for animals and plants to survive on land. Now let's see activity 14.8. किसी भी फ्रेश वाटर के सोर्सेज के पास आपको ज़्यादा नंबर में प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, and if you go to the dry rocky region you will not found much flora and fauna there, means number of plants and animals will not be more. Especially during rainy season you will find even more flora and fauna. बरसातों में different plants की और animals की varieties मिलती हैं. In rocky or dry areas you will not find different type of flora and fauna. Only those which can survive at high temperature and whose body needs less water for their survival. Like if you go to some desert area you will find cactus, and in animals you can find camels who have a large humps behind their backs where they can store lots of water and can stay alive even in scarcity of water for so many days. अगर उन्हें पानी कई दिन तक ना भी मिले तो उन्होंने जो पानी अपने हम्प्स में स्टोर किया है उसे यूज़ करके वो ज़िंदा रह सकते हैं. जितना ज़्यादा पानी जिस एरिया में अवेलेबल होता है उतना ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स उस एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ वहाँ पर ज़्यादा फ्लोरिश करती है. जैसे जो रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ साल के कम से कम 300 दिन बारिश होती है, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट या हमारे देश का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाला एरिया या नॉर्थ ईस्ट रीजन या हिमालयन घाट्स, वहाँ ऑलमोस्ट रोज़ बारिश होती है. If there is a relationship, where do you think you would find a greater variety and abundance of life? In a region that receives 5 cm of rainfall in a year or a region that receives 200 cm of rainfall in a year? तो कहाँ पर ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे, जहाँ पर एक साल में 5 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है या जहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई? तो ऑब्वियसली जहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई. जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट northeast monsoon in India, then Meghalaya gets its maximum rainfall during that period. And if we talk about southeast monsoon, then Andaman and Nicobar Island gets its rain first, then it moves to Tamil Nadu, Kerala and other southern regions of India. तो अगर आप एटलिस्ट में रेनफॉल पैटर्न्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड एंड केरला आर वेरी रिच एरियाज़ इन केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लोरा और फौना वहाँ पर पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है. एंड लीस्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन राजस्थान एज अ रेनफॉल इज़ वेरी लो इन दैट स्टेट. पानी की अवेलेबिलिटी सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये बायोडाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ वाटर ज़्यादा अवेलेबल होगा वहीं पर प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट वेराइटीज़ देखने को मिलेंगी. पर सिर्फ वाटर ही इनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए नहीं चाहिए, दूसरे कुछ फैक्टर्स और भी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, like perfect temperature, nature of soil, but water is one of the major resources which determines life on land. पर इसी वाटर को हम पॉल्यूट करते रहते हैं और हमें ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ते हैं. फार्मिंग के टाइम पर फार्मर्स फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ाने के लिए या कीटों को नष्ट करने के लिए. वही फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसका कुछ अमाउंट पानी के मेन सोर्सेज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स या रिवर्स में चला जाता है. फिर घरों का जो सीवेज और फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो भी वाटर बॉडीज़ में ही डंप होता है. स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो यूज़ वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशंस एंड लेटर रिटर्न दिस हॉट वाटर टू वाटर बॉडीज़. कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो अपनी मशीन्स को कूल डाउन करने के लिए वाटर का यूज़ करती हैं और वही हॉट वाटर अल्टीमेटली मेन वाटर बॉडीज़ में ऐड हो जाता है, वापस चला जाता है. देन टेम्परेचर ऑफ रिवर इज़ ऑल्सो अफेक्टेड व्हेन वाटर इज़ रिलीज्ड फ्रॉम डैम्स, क्योंकि डैम का पानी सरफेस पे रहने की वजह से सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और गर्म हो जाता है. ऑल दिस कैन इफेक्ट द लाइफ फॉर्म्स दैट आर फाउंड इन दीज वाटर बॉडीज़. कुछ नए लाइफ फॉर्म्स जैसे कुछ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, एल्गी या पॉइजनस प्लांट्स ऐसे पानी में ग्रो करने लगते हैं और पुराने प्लांट्स और एनिमल्स किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है. वो और कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वाटर पॉल्यूटेड है? सो इफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और एनी पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मर्करी, सॉल्ट which are used
in paper industries are getting mixed with water bodies, then it will support the growth of disease causing bacteria like bacteria causing cholera. वाटर बॉडीज़ में जो प्लांट और एनिमल्स रहते हैं उनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और कोई भी चेंज जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल बिगड़ जाता है तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स का लेवल भी बिगड़ जाता है, और एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं। हमें अपनी लाइफ प्रॉपर सस्टेन करने के लिए एक परफेक्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर ही चाहिए। ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल्स भी वाटर बॉडीज़ के एक्सेसिव टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से सफ़र करते हैं और उनकी लाइफ पैटर्न्स इफ़ेक्ट होती हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को ब्रीड करने के लिए 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो वो ऑर्गेनिज्म ब्रीड नहीं कर पाएंगे, और जब उनकी कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी तो धीरे धीरे वो ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। Now let's move on to the question answers. So first question is, why do organisms need water? So organisms need water because cellular processes need water for their functioning. Second, substances dissolve in water for reactions to take place within the cells. Third one is, transportation of substances within the body need water. And fourth one is, water helps in digestion of food and its absorption in the blood. Now move on to the second question, which is, what is the major source of fresh water in the city or town or village where you live? So write the answer of this question according to the presence of water bodies which is present in your area where you live. Third question is, do you know of any activity which may be polluting this water source? So that we have already discussed. So here you have to write down the activities which are going on near the main water bodies which is present in your area, which may be polluting this water source. So our next natural resource is soil. Soil is an important resource that decides the diversity of life in an area. काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो उसकी फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। फर्टाइल सॉइल का मतलब होता है वो सॉइल जो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट परफेक्ट मीडिया प्रोवाइड कराता है। फिर मिट्टी नहीं होगी तो लोग घर कैसे बनाएंगे? कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिट्टी में ही रहते हैं। अब रेगिस्तान में तो पेड़ नहीं उग सकते क्योंकि उस सॉइल में पानी की कमी होती है। जिस सॉइल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ अच्छे से पेड़ उग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि सॉइल किस टाइप की है। बट हाउ इट इज़ फॉर्म्ड? तो अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ कॉल्ड एज क्रस्ट इज़ रिच इन मिनरल्स, ठीक है, जो सपोर्ट करती है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को। यही मिनरल्स अगर बड़ी बड़ी रॉक्स में बाउंडेड फॉर्म में होंगी तो ऑर्गेनिजम्स को अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगी। बहुत सारे सालों में मीन्स थाउजेंड्स एंड मिलियंस ईयर्स में कई सारे ऐसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से बड़ी बड़ी रॉक्स, जिसे चट्टान कहते हैं, वो टूटती हैं। दोज प्रोसेसेस कैन बी वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर, और एक्सेसिव विंड ब्लोइंग through those rocks or water flowing through those rocks, then due to gravity or due to few living organisms and pressure differences, these all help in the breakdown of these rocks. The end product of this breaking down is the fine particle of soil. Now let's see the factors behind the making of soil. So first one is sun. दिन में सन हीट की वजह से रॉक्स एक्सपेंड करती हैं, मतलब फैलती हैं, और रात में रॉक्स ठंडी होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं। रॉक का हर हिस्सा एक साथ एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं और अल्टीमेटली वही रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है। सेकेंड फैक्टर इज़ वाटर। वाटर दो तरीक़ों से सॉइल की फॉर्मेशन करता है। एक तो वाटर उन क्रैक्स में चला जाता है और उन क्रैक्स को वाइड कर देता है, मतलब फैला देता है। देन पानी उन क्रैक्स के थ्रू बहता रहता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने साथ रॉक्स के कुछ पार्ट्स को भी बहा के ले जाता है। फास्ट फ्लोइंग वाटर तो अपने साथ बड़े छोटे सारे पार्टिकल्स को बहा ले जाता है, जो बहते बहते दूसरी रॉक से टकराती हैं और रगड़ की वजह से टूट कर छोटी छोटी हो जाती हैं। अब वाटर का काम और ईजी हो जाता है और ये पार्टिकल्स वाटर के पाथ में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। सॉयल बहते बहते अपने पेरेंट रॉक से काफ़ी दूर चला जाता है। वी हेयर दिस वेरी ऑफन इन न्यूज़, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन, दैट ड्यू टू एक्सेसिव रेन रॉक्स हैव बीन फॉलन डाउन इन सम एरिया एंड दे आर नाउ ब्लॉकिंग ऑल द रोड्स, है ना, चट्टानें खसक जाती हैं, हम ऐसा न्यूज़ में सुनते रहते हैं। द थर्ड फैक्टर इज़ विंड।
जैसे वाटर पानी के साथ साथ टकराता है और रॉक्स को ब्रेक करता है, वैसे ही तेज हवा भी रॉक्स का इरोजन करती है। हवा भी अपने साथ सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। एंड द लास्ट फैक्टर which is responsible for the formation of soil are living organisms like many small plants and animals like insects, worms, bacteria and many other microbes like lichen. They help in the formation of soil. lichen के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। lichen क्या करता है, रॉक के सरफेस पर ग्रो करता है और कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से रॉक का सरफेस पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर छोटे छोटे मॉस प्लांट्स होते हैं, वो भी रॉक के सरफेस पे ग्रो करते हैं और रॉक को और ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। फिर जो बड़े बड़े पेड़ रॉक्स पर ग्रो करते हैं, उनकी रूट्स की वजह से भी रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं। नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी 14.10. For performing this activity, you will need some soil and put it into beaker containing water. वाटर सॉयल से 5 टाइम्स ज़्यादा होगा। अच्छे से इस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर सम टाइम, इज़ द सॉयल एट द बॉटम ऑफ द बीकर होमोजीनियस, मतलब क्या सॉयल में सारे पार्टिकल्स एक ही जैसे हैं या डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना रही हैं। सो एट द बॉटम वी विल फाइंड ग्रेवल विच इज़ द हैवीएस्ट वन। ग्रेवल होते हैं कंकड़। उसके बाद नेक्स्ट लेयर होगी सैंड की, उसकी नेक्स्ट लेयर विल बी ऑफ स्लिट एंड अपर मोस्ट लेयर विल बी ऑफ क्ले. So remember, these are different layers of soil and are of different sizes. Gravel are the biggest one, sand particles are smaller than gravel, then slit particles are little larger than clay and clay particles are the finest and the smallest ones. ठीक है, क्ले की लेयर सबसे ऊपर होती है। ये सब पानी में सबमर्ज्ड फॉर्म में मिलेंगे and on the top of the water a layer of humus will be found floating. Humus is actually the organic materials like dead leaves and plants which are present in the soil, and when soil get dissolved in water, humus comes on the top of the water. It makes soil more fertile by increasing its air and water holding capacity. It is also rich in nutrients that promote plant growth. In addition, soil also contain various form of microscopic life. ये ऑर्गेनिज्म भी सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल्स में पार्टिकल्स का साइज़ भी वेरी करता है और जिस सॉइल में ज़्यादा ह्यूमस है और ज़्यादा नंबर में माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, वो सॉइल ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ह्यूमस सॉइल को पोरस बनाता है, जिससे एयर और वाटर सॉइल में अच्छे से ट्रैप हो जाते हैं और अंडरग्राउंड सरफेस तक पहुंचते हैं। सॉइल में कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये डिपेंड करता है कि सॉइल किस पेरेंट रॉक से बनी है। हर जगह की मिट्टी डिफरेंट होती है। कौन सी मिट्टी में किस टाइप के प्लांट ग्रो करेंगे, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। पहला है न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सॉइल, देन अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन इट, देन द डेप्थ ऑफ द सॉइल, मतलब मिट्टी कितनी गहरी है। The topmost layer of soil that contain humus and living organisms like microorganisms and different type of worms along with soil particles are called as top soil. इसी top soil की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, विविधता, वेराइटी। तो लाइफ तभी एग्जिस्ट करेगी जब डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स मिलकर एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएंगे, राइट। Modern farming practices involve the use of large amount of fertilizers and pesticides. एक लंबे समय तक इनका यूज़ सॉइल में प्रेजेंट माइक्रोब्स को किल कर देता है और सॉइल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक वॉर्म होता है बेटा, अर्थ वॉर्म, जिसे आपने रेनी सीजन्स में बहुत बार देखा होगा। दे आर कॉल्ड एज फार्मर्स गुड फ्रेंड्स, क्योंकि ये रिच ह्यूमस की फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ज़्यादा यूज़ से ये मर जाते हैं। अगर सॉइल का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और उसके पार्टिकल्स में कुछ भी गड़बड़ होती है तो सॉइल की फर्टिलिटी पे हार्म होता है। फिर ऐसी सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस which adversely affect the fertility of the soil and kill the diversity of organisms that live in it, and it is called soil pollution.
is called soil pollution. So hope you have understood what is soil pollution, how our soil get polluted. और किसी भी एरिया में जो हम आज सॉयल देखते हैं वो कई सालों में बनी होती है. जो हमने सॉयल फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स पढ़े थे वो फैक्टर्स सॉयल के रिमूवल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड दोज फैक्टर्स वर विंड एंड वाटर, जो सॉयल के फाइन पार्टिकल्स को अपने साथ बहा कर ले जाती है. अगर सारी फर्टाइल सॉयल बह जाएगी तो उस जगह पर रॉक्स ही बचेगा ना. तो मीन्स वी हैव लॉस्ट अ वैल्यूएबल रिसोर्स बिकॉज वेरी लिटिल विल ग्रो ऑन द रॉक. Now let's see activity 14.11, which you will get understand why we need to plant more and more trees. For this activity you need 2 identical trays जो लगभग सेम साइज़ की होंगी. Fill them with soil. एक ट्रे में मस्टर्ड या मूंग या राइस किसी के भी बीज डाल देंगे. दूसरे ट्रे में सिर्फ सॉयल रहने देंगे. रोज़ वाटर देंगे जब तक ट्रे में थोड़ी थोड़ी प्लांट की ग्रोथ ना हो जाए. Now tilt both the trays and fix them in the position shown in figure 14.4. अब वाटर डालेंगे. Now study the amount of soil that is carried out of the tray. Is the amount the same in both the trays? हमने एक में प्लांट्स लगाए, दूसरे में हमने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ सॉयल रखा और हमने पानी डाला. तो क्या दोनों में सॉयल का अमाउंट अब सेम रहेगा? Now pour equal amount of water on both the trays from a height. अब हम कुछ हाइट से थोड़ा ऊपर से हम पानी डालेंगे, 3-4 टाइम्स डालेंगे. फिर क्या होगा? Study the amount of soil that is carried out of the tray now. Is the amount the same in both the trays? ऐसा हो सकता है दोनों ट्रेज में सॉइल का अमाउंट सेम रह सकता है. Is the amount of soil that is carried out more or less or equal to the amount washed out earlier? So through this activity we have learned that the roots of plants have an important role in preventing soil erosion, as roots hold the soil tightly, right? पूरे वर्ल्ड में जो डिफॉरेस्टेशन इतने लार्ज स्केल पर हो रहा है, कभी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कभी सड़कें बनाने के लिए, उसका नतीजा ये होता है कि उन ट्रीज़ पर डिपेंडेंट एनिमल्स तो होमलेस हो ही जाते हैं और धीरे धीरे मरने लगते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है और सॉयल का इरोजन भी हो जाता है. सॉयल की अपर मोस्ट लेयर जिसे टॉप सॉयल भी कहते हैं, वेजिटेशन ख़त्म होने की वजह से वो बह जाती है. स्पेशली हिली और माउंटेन रीजन में वेजिटेशन के लॉस की वजह से काफ़ी सारा टॉप सॉयल बह जाता है. इस मेजर लॉस को रिकवर करना पॉसिबल ही नहीं है. यही सॉयल नदियों में मिक्स होता है और फ्लड की वजह बन जाता है. अब आजकल इतना ज़्यादा फ्लड सुनने को मिलता है क्योंकि नदियों में सॉयल की मात्रा बढ़ती जा रही है. जैसे ही बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है और सॉयल इरोड होकर नदियों की तरफ बहने लगता है, जिसकी वजह से रिवर का पानी शहरों में, गाँवों में आ जाता है. रूट्स की सिर्फ सॉयल होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. तो जिन एरिया में वेजिटेशन ज़्यादा होता है वहाँ वाटर रूट्स की हेल्प से अंडरग्राउंड स्टोर हो जाता है. देखा कितने सारे बेनिफिट्स हैं प्लांटेशन के. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन इज हाउ इज सॉयल फॉर्म्ड. सो सॉयल इज अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल्स कवरिंग द अर्थ सर्फेस एंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द विदरिंग ऑफ रॉक्स. इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, air, water and living organisms, all of which constantly interact with each other. Next question is, what is soil erosion? So soil erosion is washing or blowing away either by wind or by water of the top layer of the soil. The third question is, what are the methods of preventing or reducing soil erosion? So the various methods for preventing and reducing oil erosion are, first one is preventing excessive grazing. बहुत ज़्यादा एनिमल्स आके सारे वेजिटेशन को खा जाएंगे तो भी तो प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे. सेकेंड वन इज़ प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. प्लांट्स कट जाएंगे, ट्रीज़ कट जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो भी तो वेजिटेशन का लॉस है. देन थर्ड वन इज़ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट्स. देन बाय यूजिंग मल्च मेटिंग टू रिड्यूस इरोजन ऑन द स्लोप्स. तो क्या होता है बेटा कि जब बारिश होती है तो सॉयल का इरोजन ना हो जाए इसलिए एक मैटिंग आती है, एक स्पेशल टाइप की मैट आती है जिसको प्लांट्स के रूट के अराउंड बिछा दिया जाता है ताकि सॉयल का बहुत ज़्यादा इरोजन ना हो सके. उसको कहा जाता है मल्च मेटिंग. नेक्स्ट वन इज़ एवरी हाउस होल्ड शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम सो दैट वाटर फ्लोज डाउन इनटू प्रॉपर वाटर कलेक्टिंग सिस्टम. ठीक है. So these are the preventive measures which can be used to reduce soil erosion. Hope this video helped you in understanding why water and topsoil are important to us.
In the next video, we will try to find out how different biochemical cycles work in our environment and why they are so important for us. Till then, plant at least one tree because they are our helping friends. Thank you so much for watching the video. Have a nice day.